गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बस बेटा क्लास 12th का बैच है, हम लोग रिवीजन बैच पढ़ा रहे हैं। आज है रिवीजन बैच का चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 6 है 7 है? नहीं, ध्यान से देखो। तो चैप्टर 2 लेक्चर 6 तो ये अभी पिछले बैच में पढ़ाया था, इसी को समझा देते हैं। इधर हम डाल देते हैं चैप्टर 2 लेक्चर 6। कहाँ डाल दें? यहाँ डाल दो। रिवीजन बैच रिवीजन चैप्टर 2 लेक्चर 6, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ इसमें, तो पहले हम इस आर्टिकल को देख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकिंग पीडी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकिंग पीडी, हेडिंग डालें, पहले समझ लो अच्छी तरह से। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकिंग पीडी, पहले समझें। अभी तक हम बोले थे डायग्राम बना लो, तो अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे थे। सुने, शांत रहो, रुको, अब समझो। तो जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, डाइलेक्ट्रिक मीडियम मीन्स इंसुलेटिंग मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मीडियम मीन्स इंसुलेटिंग मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, माइका, नहीं समझे? तो जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच रखते हैं, कहाँ रखते हैं? यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिव होती है, एक प्लेट निगेटिव, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है। तो जो कैपेसिटर की प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए किसका काम करेगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, नहीं समझे? डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए किसका काम करेगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर? तो जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कैपेसिटर की प्लेटों के बीच रखते हैं तो उस मीडियम के जो एटम्स होते हैं उनका क्या हो जाता है? पोलराइजेशन। क्या हो जाता है? ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था, कैपेसिटर के लास्ट टाइम पे ही तो पढ़ा था। पोलराइजेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव प्लेट होती है ये एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, और जो निगेटिव प्लेट होती है वो न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं पॉजिटिव प्लेट की ओर, और न्यूक्लियस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है निगेटिव प्लेट की ओर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, नहीं समझे? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। अभी नहीं समझे? ठीक है। तो न्यूक्लियस शिफ्ट हो गया हल्का सा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इसी को कहते हैं कि एटम्स का क्या हो गया? पोलराइजेशन। अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाएं, कैसे बढ़ाएंगे? चार्ज बढ़ा के। चार्ज बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्या करें? बढ़ाते जाएं, तो पोलराइजेशन भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, पोलराइजेशन बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ाएंगे, पोलराइजेशन और बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा बढ़ाएंगे, पोलराइजेशन और। पोलराइजेशन का मतलब निगेटिव प्लेट न्यूक्लियस को और फोर्स से अपनी तरफ खींचेगी, और पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को, पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को, और निगेटिव प्लेट न्यूक्लियस को। यानी जो एटम है उसमें खींचातानी मच जाएगी, वो उधर से खींचेगा, वो उधर से खींचेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओ तो ये पोलराइजेशन क्या होगा? और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसे आएगी कि एटम बीच से फट जाएगा। अब कोई कपड़ा है, चाहे कितना मजबूत हो, एक लोग उधर से खींचे, एक लोग उधर से खींचे, और फोर्स बढ़ाते जाएं, तो एक कंडीशन ऐसे आएगी, कपड़ा क्या होगा? फट जाएगा। ऐसे एटम फट जाता है, मतलब बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। क्या ब्रेक हो जाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं ये इंसुलेटर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ गए? तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा, एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे। यानी ये जो इंसुलेटर था क्या बन जाएगा? कंडक्टर। क्या बन जाएगा? समझ गए? जब बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए, यानी इंसुलेटर क्या बन गया? कंडक्टर। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन।
समझ गए? द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी टॉलरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ध्यान सुनिए, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी टॉलरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मीडियम, इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मीडियम। अभी नहीं समझे? कोई डाउट? यानी उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन, यानी उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, पोलराइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनना, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? यानी आप उसी मटेरियल की पतली प्लेट ले लें या उसी मटेरियल की मोटी प्लेट ले लें, उससे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो ब्रेकिंग पीडी है, पीडी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, समझ गए? ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और उसकी थिकनेस, वेद, यानी आप कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग जो पीडी होता है, किसके करस्पॉन्डिंग? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब मैक्सिमम है, जितना वो सहन कर सकता है, विदाउट हैपनिंग इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, विदाउट, समझ आ रहा है कुछ? विदाउट हैपनिंग इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है, उसी को कहते हैं उस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और ये थिकनेस, समझ गए? तो जो पीडी है वो मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है और थिकनेस पे भी, लेकिन ये केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर ब्रेकिंग पीडी के, ये इनकी वैल्यूज हमने लिखी कुछ जो जरूरी, जो आपको याद करनी पड़ेंगी। एयर की कितनी होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? 3 × 10⁻, यानी इससे ज़्यादा तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो एयर में भी करंट फ्लो होने लगेगी। वैसे ये प्लग है, ये सॉकेट है, बल्ब जल जाएगा? बोलो, प्लग और सॉकेट इतनी दूर है, जल जाएगा? कब जलेगा? जब दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि एयर क्या होती है? इंसुलेटर होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक, समझ गए? अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो एयर में भी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी उसमें भी क्या फ्लो होने लगेगी? करंट। जैसे बिजली वगैरह चमकती है तो वो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का एग्जाम्पल है, हैवी वोल्टेज लग जाता है, समझ गए? अभी नहीं समझे? या जो हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में पढ़ते हैं वो भी क्या है? एयर में इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है। क्लियर? ग्लास के लिए कितना होता है? 1.3 10⁻⁻7 वोल्ट पर मीटर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। और ये माइका के लिए, माइका तो बहुत अच्छा, हमने प्रेशर हाई नहीं करते हैं, प्रेशर लो करते हैं। लो प्रेशर पे कम वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हो जाता है, अगर नॉर्मल प्रेशर है तो वोल्टेज ज़्यादा लगाना पड़ेगा, समझ गए? कोई डाउट? ठीक, तो ब्रेकिंग इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के लिए जितना मिनिमम पीडी चाहिए उसे कहते हैं ब्रेकिंग पीडी, यानी ब्रेकिंग पीडी वो पीडी है जिस पे ब्रेकडाउन हो जाए। तो आप कह सकते हो कि कायदे से तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें ब्रेकडाउन नहीं होता था, तो ये पीडी भी वो होना चाहिए जिसमें ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लिमिटिंग कंडीशन होती ना, तो लिमिटिंग कंडीशन को इधर भी यूज़ करते हैं, उधर भी यूज़ करते हैं, नहीं समझे? जैसे फॉर एग्जांपल सुना, 500 वोल्ट पर मीटर के लिए मान लेते हैं इसका वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, कितनी है? 500। एग्जांपल है समझाने के लिए। अब आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया? 499 10 12 करोड़ 9, कितने 9 है? नहीं समझे? तो क्या ब्रेकडाउन होगा? नहीं, क्योंकि जब ब्रेकिंग पीडी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है? 500, और तुम उससे कम लगा रहे हो तो ब्रेकडाउन तो होगा नहीं। लेकिन कैलकुलेशन में इसको क्या लिखेंगे? 500। अभी नहीं समझे? फिर तुमने क्या लगाया? 500.00 10 12 करोड़ 0 फिर 1। अब ये 500 से ज़्यादा है तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, नहीं समझे? लेकिन कैलकुलेशन में क्या लेंगे? 500, यानी कभी कहेंगे 500 पे ब्रेकडाउन हो गया, कभी कहेंगे 500 पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो जो लिमिटिंग कंडीशन होती है वो इधर भी यूज़ की जाती है और उधर भी यूज़ की जाती है। जो हम कहते हैं 500 पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ, इसका मतलब 500 से स्लाइटली कम है। कैलकुलेशन में 500 लिया जा रहा है लेकिन वो स्लाइटली कम है, नहीं समझे? और जो हम कहेंगे 500 पे ब्रेकडाउन हो रहा है, इसका मतलब 500 से स्लाइटली ग्रेटर है। कैलकुलेशन में भले उसको क्या लिया जा रहा हो? 500। अरे 500.00 10 12 करोड़ 0 1 है तो कैलकुलेशन तो 500 ही लोगे, कहने को केवल ज़्यादा है। अभी नहीं समझे? कोई डाउट? ठीक,
तो यहां पे मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसका मतलब होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, थिकनेस से इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ब्रेकिंग पीडी है ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और मीडियम के थिकनेस पे भी। अभी नहीं समझे? क्योंकि वेद है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे भी और उसकी थिकनेस पे भी। ठीक है, लिखिए व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डायग्राम के पहले लिखना या बगल में लिख लो। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? इंसुलेटिंग मटेरियल। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? इंसुलेटिंग मटेरियल is kept between the plates of a capacitor, between the plates of a capacitor, or in any external electric field, or in any external electric field, then the atoms of dielectric medium, get polarized, gets, हाँ get लिखो, get polarized, polarized को अंडरलाइन करो, and this polarization increases with increase in external electric field। पैरा चेंज करें, इन्वर्टेड कॉम लिखें। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, the maximum value of external electric field which can be tolerated by a dielectric medium without happening electric breakdown, देख के लिखो यशी, विदाउट हैपनिंग इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, अंडरलाइन कर लो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, कॉमा इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ of the material of that medium, of the material of that dielectric medium, inverted comma closed। डायग्राम बना ही चुके हैं आप, एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए। इसका डेफिनेशन लिखाएंगे किसकी? ब्रेकिंग पीडी की। एग्जाम्पल्स नोट करें, ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डायग्राम बना लेना सबने। तीनों एग्जाम्पल नोट कर लें। इलेक्ट्रिक पी स्टोर्ड in a charged capacitor,
एग्जाम्पल नोट कर लिए तीनों? हाँ, इसका डेफिनेशन लिखनी है, लिखिए। द मिनिमम इलेक्ट्रिक पीडी, द मिनिमम इलेक्ट्रिक पीडी, द मिनिमम इलेक्ट्रिक पीडी applied across a dielectric medium, applied across a dielectric medium, applied across a dielectric medium, which is required for the electric breakdown, which is required for the electric breakdown in that medium, in that medium. Comma is called dielectric breaking PD for that medium is called breaking PD for that medium. फॉर्मूला नोट कर लें। वेद V इक्वल टू E इंटू डी। इसके आगे एक लाइन लिखनी है, उसका हेडिंग डालेंगे। हो गया? हाँ लिखिए। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द, बेटा ये मेन बैच नहीं पढ़ रहे हो, धीरे धीरे बहुत तेज लिखो बेटा, मेन बैच नहीं पढ़ रहे हो, ये रिवीजन बैच है ना, बहुत तेज चलना पड़ता है। क्या लिखा? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ, is the property of the material of given medium, material of given medium, while breaking PD, while breaking PD depends upon material as well as thickness of that medium, material as well as thickness of that medium। ठीक है, हेडिंग डालें। इलेक्ट्रिक पी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। देखिए डेफिनेशन लिखें, पहले समझ लो। अभी पिछली तुम लिख रहे होगे डेफिनेशन ना। देखिए, किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने में हमें जितना वर्क करना पड़ता है, किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने में हमें का मतलब सेल या बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं जाके, सेल या बैटरी से ही तो चार्ज करेंगे। सेल या बैटरी को जितना वर्क करना पड़ता है वही वर्क उस कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? यहाँ पे जो हम लोग वर्क डन है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं निकालेंगे, पोटेंशियल इनटू चार्ज से। आप जानते हैं V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो W इक्वल टू V क्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे V की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी, तो फिर वर्क डन हमें किससे निकालना पड़ेगा? इंटीग्रेशन से।
आपको पता अगर v कांस्टेंट होता तो डायरेक्ट निकल आता, नहीं समझे। लेकिन जब कोई चीज़ कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है तो फिर हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, इंटीग्रेशन, नहीं पता क्या। तो यहाँ पे वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं निकलेगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज से निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज से। लेकिन पोटेंशियल लगातार चेंज होगा क्योंकि v इक्वल टू क्यू अपॉन सी होता है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो v कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा, यानी हमें किससे निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से। लिखिए द वर्क डन टू चार्ज अ कैपेसिटर, द वर्क डन टू चार्ज अ कैपेसिटर बाय अ सोर्स, बाय अ सोर्स, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सेल और बैटरी, ब्रैकेट में सेल और बैटरी। सेल और बैटरी में डिफरेंस जानते हो ना, एक सेल है तो सेल, एक से ज़्यादा सेल है तो बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। कॉमा इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पी, इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पी in that capacitor। पहले चेंज करें, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कॉमा एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी इंस्टेंट टी, स्मॉल टी है, फिर कॉमा इफ द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बी क्यू, बी क्यू, देन PD between the plates of capacitor, PD between the plates of capacitor at that instant, at that instant। ठीक है, नोट कर लें इक्वेशन फर्स्ट, डायग्राम बना लें। तो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d, और PD कितना है, v। ठीक है, कोई डाउट। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, d की जरूरत तो है नहीं यहाँ, बाद में देखेंगे, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा PD बढ़ता जाएगा। ठीक है, बन गया, ठीक। अब देखो जरा, क्यू चार्ज दे चुके हैं हम लोग, डी क्यू और देंगे, क्योंकि पहले स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे किया था, पहले स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं, तब टोटल वर्क डन आता है। क्लियर, बन गया ये। देखें, स्मॉल वर्क डन यहां तक बना ना, आगे लिखिए, स्मॉल वर्क डन टू स्टोर, स्मॉल वर्क डन टू स्टोर स्मॉल चार्ज डी क्यू, स्मॉल चार्ज डी क्यू इन द कैपेसिटर फर्दर, फर्दर, फर्दर क्यों कहा, अरे क्यू तो दे चुके हैं, डी क्यू और दे रहे हैं, क्यू तो दे ही चुके हैं ना हम लोग, अब डी क्यू और दे रहे हैं। ठीक है, कितना हो गया स्मॉल वर्क डन, डी डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू डी क्यू, वी इंटू डी क्यू। क्लियर, ये स्मॉल वर्क, वी की वैल्यू रखो इक्वेशन फर्स्ट से, क्यू अपॉन सी डी क्यू, कहां से वैल्यू रखी हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये तो स्मॉल वर्क डन है, इंटीग्रेट कर दो, टोटल वर्क डन निकाल लो। नाउ टोटल वर्क डन
नोट करते चलें, जाना समझ में आए तुरंत पूछ लें। टू स्टोर द चार्ज in the capacitor from 0 to Q, from 0 to Q। हम मान लेते फाइनल चार्ज Q है, अगर Q नॉट कहेंगे तो Q नॉट ले लो। जहाँ से जहाँ तक मान लेते आपसे उन्होंने कहा कि 10 कूलाम से 15 कूलाम स्टोर करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, या तो 10 से 15 ले लो, लोअर लिमिट 10 अपर लिमिट 15। नहीं समझे, कहीं से कहीं तक निकाल सकते हैं हम। यहाँ कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं, 0 से Q तक। अगर आपसे कहते हैं फाइनल चार्ज Q नॉट है तो 0 से Q नॉट ले लो, वो तो आपकी इच्छा पे है। नहीं समझे, जो क्वेश्चन में कहें, कुछ समझ आ रहा है तो बस इंटीग्रेट कर दो। Q/C dQ, कहाँ से कहाँ तक, 0 से Q। जब आपको पता है, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, बाहर ले लो। C कैपेसिटेंस है, ये कांस्टेंट होते हैं गिवन कैपेसिटर के लिए। ये तब चेंज होगा जब कैपेसिटर में कोई चेंज करें। समझ गया, प्लेटें के बीच की डिस्टेंस घटाएं या बढ़ाएं, मीडियम रखें या हटाएं। कैपेसिटेंस C इज द कांस्टेंट फॉर गिवन कैपेसिटर। अच्छा, Q ऊपर आएगा ना, Q क्या आएगा ऊपर। x के रेस्पेक्ट में क्या इंटीग्रेशन होता है, x²/2, पता ना। तो Q का Q के रेस्पेक्ट में Q²/2, तुम्हें पता बेटा। 1/C Q²/2, 0 से Q, लिमिट रख दो। Q²/2 माइनस 0²/2, पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस साइन, लोअर लिमिट, ये आ गया वर्क डन, हाफ Q²/C। This work done is stored as electric P in that capacitor. Hence, क्या फार्मूला आ गया U का, इधर नोट कर लेना सबने, डायग्राम से काम चल जाएगा हमारा भी। इसका तो एक आर्टिकल छोटा सा बचा ना। U का फार्मूला क्या आ गया, हाफ Q²/C, ये पहला आया, पहला। अब दूसरा, C = क्या होता है, Q/V, नहीं जानते हो तो Q = क्या हो जाएगा, CV, वैल्यू रखो, हाफ C²V² डिवाइडेड बाई C, यानी क्या आ गया, हाफ CV²। हाफ CV² कैसे हो गया, समझ आया। देखो, जितना वर्क करना पड़ेगा यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया। अरे फिर Q की जगह CV रख दिया, Q की जगह क्या रखा, CV। अब ये Q² है तो क्या हो जाएगा, C²V², एक से कट गया, हाफ CV² आ गया। तीसरा वो देख लो, सुने तो U क्या निकाला हमने, हाफ CV², इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ CV × V, और CV कितना होता है, Q, हाफ QV। 3 फार्मूले हो गए। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, C = Q/V होता है तो Q = क्या हो जाएगा, CV। बस यही बार बार यूज कर रहे हैं, Q = CV। यहाँ Q² था, C²V², एक से कट गया। फिर हाफ CV² को क्या लिखा, CV × V। V² को क्या ले सकते हैं, V × V नहीं ले सकते हैं, और CV कितना हो गया, Q। यानी 3 फार्मूले हो गए, हाफ QV, हाफ CV², हाफ Q²/C। यूनिट क्या होगी, जूल। अरे पोटेंशियल एनर्जी है, हम बार बार रिपीट करते रहते हैं जब भी आता है कि काइनेटिक एनर्जी पूरी लाइफ में कितने पढ़ते हैं, 3, ठीक है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ω², और
वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एसएचएम में पढ़ते हैं वाइब्रेशन वाली। क्लियर? तो पूरी लाइफ में काइनेटिक एनर्जी कितने टाइप के पढ़ते हैं? 3 टाइप के। और पोटेंशियल एनर्जी करोड़ों लाखों में, समझे, हर कंडीशन के लिए अलग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम क्या देखेंगे? एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो ये इस चैप्टर का, इस यूनिट का लास्ट आर्टिकल, एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी आप इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इसको हमने यूज किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, याद आया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, बस 5 मिनट और, आप कष्ट तो ही क्या करोगे? तो एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ना, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, जहां भी यूज करेंगे एनर्जी डेंसिटी, रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको? यूई से, स्मॉल यू और ई। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को यूएम से। क्या किसी को याद है फार्मूला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तुम लोग के हाथ पर बांध के कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में छोड़ देना चाहिए। ठीक है, या फिर सड़क पे लेटा के ऊपर से रोड रोलर। बताओ, अच्छा इतने प्री बोर्ड होते हैं स्कूल में, तो क्या फिजिक्स का होता ही नहीं क्या? तो पढ़ते क्या हो? तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, अच्छा इसी का बता दो, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये रिवीजन बैच चल रहा है, कभी तो सोच रहे होंगे कि ये मेन बैच है। इलेक्ट्रिकल सब पढ़ चुके हो ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम। कहाँ? बेटा तुम कुछ भी करना पड़े, बस बोर्ड ना देखना पड़े, तो नहीं कुछ भी हो। तो सुनिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में प्रोपागेट होती हैं। किस फॉर्म में प्रोपागेट होती हैं ये तो पता होगा। इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन होते हैं वाई एक्सिस पे, मैग्नेटिक कहाँ होते हैं? जेड एक्सिस पे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ जाती हैं? एक्स एक्सिस पे। सब भूल गए? ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी भी होगी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी होगी। क्लियर? तो ये, और ध्यान रखना, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पे अगर ये न्यूमरेटर में है तो वो कहाँ होता है? डिनोमिनेटर में। अगर ये डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में आया, लेकिन जब बायो-सावर्ट लॉ पढ़ते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वो न्यूमरेटर में आ गया। तो अगर ये न्यूमरेटर तो वो डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर तो वो न्यूमरेटर। इससे थोड़ा सपोर्ट रहेगा। ठीक है, नहीं तो पता चला उसका उसमें कर दो, उसका उसमें कर दो। क्लियर? इसको प्रूव करने जा रहे हैं। नहीं समझे? कोई डाउट? तो एनर्जी क्या करने में जुटे हो? नहीं, क्या कर रहे हो तुम? और अभी तक उत्तर देश क्या कर रहे थे? अच्छा सुनिए, तो एनर्जी डेंसिटी वर्ड कहीं भी यूज किया जाए, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड में निकालेंगे तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड में निकालेंगे तो ग्रेविटेशनल। डिफरेंशिएशन वही है, एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है,
क्योंकि प्लेटों के बीच कौन कौन सा फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कॉइल होता है तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल एनर्जी डेंसिटी होती है। क्लियर, कोई डाउट? कैसे निकालोगे एनर्जी डेंसिटी? टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, लिखो डेफिनेशन। द इलेक्ट्रिक पी stored in the electric P stored in per unit volume between the plates of capacitor, between the plates of a capacitor in the form of electric field, in the form of electric field is called electric energy density. ठीक है, डायग्राम बना लें। अब यहां पे डिस्टेंस हमें शो करनी पड़ेगी, डायग्राम को लिखाएंगे। सुने, क्या लिखा? बन गया डायग्राम? लिखिए, लेट अस कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेट अस कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर in which area of each plate, area of each plate B capital A, देख के लिखो, area of each plate B capital A and separation between the plates, separation between the plates B small d, separation between the plates B small d, then के बाद डैश, वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स, टोटल वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स। बोलो भाई, प्लेट का एरिया कितना है? A, और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? D। तो प्लेट का एरिया A है और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? D। तो दोनों के बीच, दोनों के बीच, दोनों के बीच कितना वॉल्यूम होगा? A इंटू डी। अरे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट की जगह डी आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते ही है सपोज डस्टर, इधर में मान लेते फ्लैट है नहीं, मान लो फ्लैट है। अब तुम्हें इन दोनों के बीच वॉल्यूम निकालना है इसका, ये A हो गया, इसकी थिकनेस D, A इंटू डी बाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो गया? A। क्यों नहीं जान पा रहे बेटा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो गया? A, और थिकनेस हो गई D, तो A इंटू डी वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब जैसे हम एक वो एग्जांपल लें जिसका तुम लोग से कोई रिलेशन नहीं है, मान लेते बुक है, कहाँ कोई रिलेशन है बुक से? ठीक है, अब बुक का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A, और उसकी जो थिकनेस है D है, तो वॉल्यूम पूछे A इंटू डी नहीं हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ A और D हो गया उसकी थिकनेस। समझ गए? ले लिया एग्जांपल, लेकिन कोई रिलेशन नहीं तुम लोग का। ठीक है, हाँ, तो कितना वॉल्यूम आ गया? A इंटू डी। कितना वॉल्यूम आया? A इंटू डी। टोटल एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रिक पी stored in the capacitor, टोटल एनर्जी कितनी होती है? हाफ CV स्क्वायर। अरे अभी पढ़ा हम लोगों ने,
अब हमें निकालना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उधर दिखने रहा, इधर लिख दें हाफ सी वी स्क्वायर टोटल एनर्जी। अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे, अभी अब देख लो, लास्ट हो गया ना, खत्म। अब 2 मिनट समझ लो, 2 मिनट लास्ट है बस, समझ गए। देखो कोई फर्क नहीं, जब हम कहेंगे तेज लिखो तो नहीं लिखोगे, जब हम कहेंगे मत लिखो तो जरूर लिखोगे, ठीक, तुम लिखो। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड नहीं, एनर्जी डेंसिटी क्लियरली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में क्या आ गया, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल एनर्जी में टोटल वॉल्यूम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम नहीं आ जाएगा। टोटल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, टोटल वॉल्यूम ए डी, टोटल एनर्जी टोटल वॉल्यूम, बस वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, आ गया। सी की वैल्यू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और वेद जानते हो ना, वेद, अरे वेद, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, जो जो यूज कर रहे हैं ब्रैकेट में शो जरूर किया करो कहां से आया, V इक्वल टू ई इंटू डी। इसको कैसे याद रखते हैं हम लोग, वेद, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। हाँ, ये डी नीचे आ जाएगा, हाफ के एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए डी स्क्वायर। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया। समझ गए, कितना आया, U इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये आ गया। अगर हम एयर वैक्यूम की बात करें, एयर वैक्यूम के लिए के कितना होता है, 1, यानी यू ही देखो जो बताया तो वही आया। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी, जूल पर मीटर क्यूब, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम, जूल पर मीटर क्यूब। समझ गए, नोट करके इसको भी नोट कर लेना, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। बार बार रिपीट कराते रहते हैं ताकि शायद याद हो जाए, लेकिन हर बार हमारा अंदाज़ा गलत हो जाता है। हम जितना बड़ा सोचते हैं तुम लोग उससे बड़े वाले निकलते हो हमेशा। हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो ये कॉइल वगैरह के अंदर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह, और ये हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ठीक है। चैप्टर फिनिश, यूनिट फिनिश। प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे अरिहंत से, जो हमने है ना खरीद ली कि नेक्स्ट ईयर, तो अरिहंत से सारी प्रॉब्लम ट्राई कर लोगे, दोनों चैप्टर की, दोनों को समझे। वो मेन बैच में कौन सा चल रहा है, न्यूक्लियाई की, समझ गए, और रिवीजन बैच में कौन सा आपका, चैप्टर 2 यानी पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये 4 दिन की जो छुट्टी मिल रही है, समझ गए, नहीं बंद कर दें, नहीं तो बच्चे सोचेंगे 4 दिन छुट्टी है, जो वो दूर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए का एक छुट्टी